गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज शुरू करते हैं अपन नाइन्थ का गद्य भाग का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ल्हासा की और जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। बच्चों, ल्हासा एक बहुत ही सुंदर, भारत की उत्तर दिशा में बहुत ही सुंदर स्थान है जो भारत और तिब्बत के बीच में पड़ता है। तो बस वही उसी की यात्रा का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। लेखक अपने एक मित्र के साथ ल्हासा की यात्रा करते हैं और बहुत सुंदर और रमणीय जो ये वर्णन है, इसको पढ़कर वहाँ की संस्कृति के बारे में भी हमें पता चलेगा, वहाँ के रहन सहन के बारे में भी हमें पता चलेगा, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति के बारे में भी हमें पता चलेगा और भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हम जान पाएंगे। तो पाठ बहुत अच्छा है और आपको पढ़कर ऐसा लगेगा जैसे हम खुद वहाँ पर प्रैक्टिकली उसकी यात्रा करने जैसे गए हों। तो पाठ शुरू होता है कुछ ऐसे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। लेखक ने जो रास्ता चुना वो बहुत ही पुराने समय से यूज में आता रहा था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, क्योंकि व्यापार के लिए तो इधर से उधर रास्ते थे ही देश में, एक देश से दूसरे देश के बीच में, लेकिन एक यह सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए यहाँ पर बहुत से सैनिक चौकियां भी बनी हुई थी। कभी किसी समय में यहाँ पर चीनी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, बहुत पुराने समय की बात है ये। इसलिए आजकल अगर आप जाओ वहाँ पर तो जो क्वार्टर्स, जैसे सैनिकों के रहने के लिए जो क्वार्टर्स बने हुए थे वो तो आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी समय पर वहाँ पर चीनी सेना रहा करती थी। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर कुछ दुर्ग बने हुए हैं। उन दुर्ग के कुछ हिस्सों में ज़रूर तुम्हें आबादी देखने को मिलेगी, वहाँ बाकी वो बिल्कुल सुनसान इलाका वहाँ पर रहता है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी त्यागा गया सुनसान किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक और उनके मित्र उस चीनी किले पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बच्चों, तिब्बती इलाके में आप जाओगे तो वहाँ पर छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पर्दा प्रथा वहाँ पर प्रचलित है। वहाँ पर सब एक से रहते हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, वरना तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक जा सकते हैं। वहाँ पर लोगों में इतना भाईचारा है कि बिल्कुल ही निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, भिखमंगे कैटेगरी के, तो उन लोगों को लोग चोरी के भय से अपने घर के अंदर नहीं आने देते। बाकी बिल्कुल भी अपरिचित व्यक्ति भी हो ना, तो वहाँ के किसी भी घर में वो आराम से जा सकता है और वहाँ जाकर वो चाय बनाने के लिए बोल सकता है। अगर का व्यक्ति अपना सामान लेकर, जैसे अपना बटर, अपना नमक वगैरह या चाय के मसाले लेकर अगर वो उस घर के मालिक को बोले कि आप चाय बना लो हमारे लिए, तो वहाँ आपको चाय बन के भी मिल जाएगी। और यदि आपको विश्वास ना हो कि हमारे लिए चाय अच्छी नहीं बनाई जाएगी या हमारा बटर ज़्यादा या कम इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ पर आप अंदर जाकर भी खुद हाथ से, खुद अपनी आंखों से चाय बनते हुए देख सकते हैं और वहाँ चाय पीने का आनंद आप ले सकते हैं। परित्यक्त यानी कि उस सुनसान चीनी किले से जब उन्होंने चाय पी ली और चाय पीकर वो निकलने लगते हैं लेखक, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कि रास्ते का टिकट मांगने वहां पर आया। हमने वह दोनों चीजें उसे दे दी। लेखक के पास टिकट था, वो उन्होंने दे दिया। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति बच्चों लेखक के मित्र होते हैं जिनके साथ ही वो यात्रा कर रहे हैं। तो सुमति के बहुत जान पहचान वाले इस रास्ते में इनको मिलेंगे। तो यहाँ पर भी थोंगला में भी इनके परिचित के लोग इनको मिल गए। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में आकर ठहरे थे। बच्चों, यहाँ पर लेखक वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण के बारे में, वहाँ के मिलनसारिता के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में ये बता रहे हैं कि बिल्कुल भी अपरिचित हो तो भी लोग आपका वहाँ पर बहुत सम्मान करते हैं, आपका बहुत ही आपकी सुरक्षा करेंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम जब यात्रा करने गए थे, पहले जब हमने
यात्रा की थी तब हम बिल्कुल भिखमंगे बनकर गए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो भी हमको एक साफ सुथरे घर में रहने को जगह मिल गई थी। और 5 साल बाद हम जब वापस उसी जगह पर लौटे और एक भद्र यात्री के तरह, मतलब भिखमंगे की तरह नहीं, एक आराम से एक व्यवस्थित इंसान के रूप में हम वहाँ पर गए, तो भी हमको वहाँ पर एक साधारण सा कमरा मिला था। कहने का मतलब यहाँ पर है कि गरीबी और अमीरी वहाँ पर मायने नहीं रख रही है, वहाँ पर विश्वास मायने रख रहा है। अब हमें सबसे विराट हांडा थोंगला पार करना था। हांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। बच्चों, अब इनको सबसे विकट जो मोड़ था, हांडा थोंगला जिसका नाम था, उस स्थान को इनको पार करना था। और वो स्थान समुद्र तल से 16-17 हजार ऊंचाई पर था और ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ों के कोने थे, नीचे नदियां बह रही थी और ऐसा विकट स्थान कि जहाँ पर डाकुओं और चोरों का बहुत भय था। वहाँ पर हत्याएं भी बहुत बार हो चुकी थी और हत्याएं भी ऐसी कि आपको कोई सुरक्षा देने वाला भी ना मिले, ऐसी हत्याएं हो जाती थी। वहाँ पर डाकुओं की किस्म ऐसी थी कि वो पहले मार डालते थे, उसके बाद में उस यात्री का सामान ढूंढते थे। अब ऐसे डरावने माहौल में लेखक को वो स्थान पार करना था और लेखक ये भी बताते हैं कि वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। वहाँ पर अगर आप किसी व्यवस्थित वहाँ के आसपास के गांव में जाओगे तो फिर भी आपको पुलिस का सहारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसे विकट मोड़ में वहाँ पर आपको कोई पुलिस चौकी नहीं मिलेगी और न ही बाय चांस कोई सहारा देने वाला मिल भी जाए, लेकिन गवाह तो कोई भी वहाँ पर नहीं बनता। तो यहाँ पर वहाँ यदि आप डाकुओं के बीच में फंस जाते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो वहाँ का रास्ता पार करते हैं। फिर दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। हांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त हांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, यानी कि वो जहाँ पर खड़े थे उसकी दक्षिण दिशा में तो उनको तरह तरह की हिमालय की चोटियां नजर आ रही थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली, मतलब बिल्कुल खाली पहाड़ जो होते हैं ना, जहाँ पर एक दूसरी तरफ तो बर्फीली चोटियाँ थी, एक दूसरी तरफ वहाँ पर बिल्कुल नंगे पहाड़ वहाँ पर खड़े थे, न तो हरियाली न बर्फ की सफेदी। सर्वोच्च स्थान पर हांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। आपने देखा ही होगा बहुत से धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ आसपास कोई पीपल का या कोई पूजनीय पेड़ हो या मंदिर हो तो झंडों से और तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़ों से, लच्छों से, तरह तरह के कलरफुल धागों से बंधा हुआ होता है। तो वैसा ही स्थान यहाँ पर भी इनको देखने को मिला। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अभी तक तो इन्होंने घाटी चढ़ी थी, अब इनको नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, ये अकेले यात्री नहीं थे और दूसरे यात्री भी उस रास्ते पर थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा हो रहा है। अब लेखक जिस घोड़े पर सवार थे, बाद में इन्होंने क्या है कुछ घोड़े हायर कर लिए, तो एक पे इनका मित्र था, एक घोड़े पे ये सवारी कर रहे थे, लेकिन इनको जो घोड़ा मिला था बच्चों, वो घोड़ा थोड़ा सा सुस्त स्वभाव का था, वो पीछे पीछे चल रहा था। अब इस कारण से लेखक अपने मित्र साथी से छूट गए, अलग रह गए। मित्र तो आगे चला गया और ये पीछे, और ये उसकी सुंदरता में, उस स्थान की सुंदरता में, वातावरण में इतने खो गए कि इनको अपने मित्र का ध्यान ही नहीं रहा और इनका रास्ता चेंज हो गया। कहीं एक ऐसा मुड़ाव आया जहाँ पर 2 रास्ते थे, तो ऊपर वाले रास्ते में ना जाकर इन्होंने नीचे वाला रास्ता पकड़ा और 1-2 मील ये आगे चले गए। फिर वहां जाकर इन्होंने पता किया तो इनको पता चला कि इनको तो ऊपर वाले रास्ते पर जाना है। अब ये वापस लौट कर आए, फिर ऊपर वाले रास्ते पर गए। वहां पर इनका जो मित्र है वो पहले से ही इंतजार कर रहा था और इन पर बड़ा गुस्सा हो रहा था कि तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा। फिर क्योंकि वो जो मित्र था वो बहुत ज्यादा गुस्सा करके जल्दी ही शांत हो जाने वाला था, तो वापस ये अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं उसके मिलने के बाद। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान मतलब जहां पर अतिथि को ठहराया जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके जो मित्र थे उनके यहाँ पर भी बहुत सारे मिलने वाले थे और वो चाहते थे कि मैं हर एक यजमान से मिलने जाऊँ, लेकिन लेखक उनको बीच में ही रोकते हैं कि नहीं, अपने को अपने रास्ते जाना है, तुम ज़्यादा लोगों से मत मिलो। और लेखक ने यह बात भी बोल दी कि भाई तुम्हें यजमानों के पास जाना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, तो वो सारे पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अपना रास्ता मत छोड़ो। तो सुमति वहाँ पर मान भी जाता है, सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया मतलब सामान ढोने वाला, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता। अब वहाँ का वातावरण ऐसा था कि न तो कोई सामान तोड़ने वाला मिला न कुछ, इनको लेट भी हो गया था, ये दोपहर ही चढ़ गई थी। अब तिब्बत का माहौल ऐसा है बच्चों, ल्हासा का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर गर्मी पड़ती है तो भी बहुत तेज पड़ती है। वहाँ पर क्या होता है बच्चों कि अगर एक मोटा सा कपड़ा सर पर बांध दिया जाए तभी तेज सूर्य की धूप आपके सर को बचा सकती है, आपके शरीर को बचा सकती है। माहौल वहाँ पे वातावरण ऐसा डबल ऋतु वाला है, जैसे गर्मी भी और सर्दी भी। सर पे तो आपको कड़ी धूप लगेगी और शरीर आपका ठंड से सिहर रहा होगा। तो ऐसे वातावरण में लेखक को अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करनी पड़ी। यहाँ पर अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी खुद करता है। वहाँ पर बहुत सारे जागीरदारों से इनका मिलना हुआ। तिब्बती जो क्षेत्र है बच्चों पूरा जागीरदारों में विभक्त है और बहुत सारी जागीरें जागीरदारों के कब्जे में हैं और वो भी जागीरदारों ने भी अपने कुछ हिस्से की अपनी जागीरें मठों को दान में दे दी रखी है और वहाँ पर ही जागीरदार अपनी कुछ फसल भी उगाते हैं। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था जिसमें कंजूर के हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, मतलब बड़ी भारी पुरानी किताबें थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में मुझसे पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था क्योंकि मैं किताबें पढ़ने लग गया था, तो सुमति की ओर मेरा ध्यान गया ही नहीं, ये लेखक बोल रहे हैं। इसलिए मैंने उनको सुमति को बोला, भाई सुमति बार बार कह रहे थे कि मुझे यजमान के पास जाना है, तो लेखक क्योंकि किताबों में बिजी हो गए, उन पोथियों में बिजी हो गए, तो लेखक ने कहा हाँ चलो तुम जाओ, मिलने रहो, मैं यहाँ पर किताबें पढ़ूंगा। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर आगे के रास्ते की तरफ निकल पड़े।